नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। सर, रियासी में जो बस पर, तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे आप टेनिस खेल रहे हो या लड़ाई जंग लड़ रहे हो या जिंदगी के जो गुत्थम गुत्थी है, समस्याएं हैं, उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? कल मोदी जी ने शपथ लिया तो चाइना, पाकिस्तान में आग लग गई, परेशान हो गए, क्योंकि उन लोगों ने इतनी साजिश की थी। जॉर्ज सोरस, CIA, पाकिस्तान, चीन, टर्की, इन लोगों ने साजिश की किसी तरह से मोदी जी को हराना है। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि जॉर्ज सोरोस ने 4 स्टेट को टारगेट किया था, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और बिहार। जिस तरह से चाहते थे कि सफलता मिले, वो बिहार में तो नहीं मिला, बट 3 स्टेट में उनको सफलता मिली है। ये जो इलेक्शन था ना अंजू, 2024 का, ये याद रखना, ये बहुत हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इलेक्शन है था। और ये तय करेगा भविष्य में कि भारतवर्ष का दिशा किस तरफ हो, कैसे भारत आगे जाएगा। यदि मोदी जी नहीं आते तो महाकष्टम था, महाकष्टम। लेकिन जिसको महाकाल की कृपा हो, देवी शक्ति हो, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता। तो ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हम बाल बाल बचे। कभी नेक्स्ट हम कभी सेशन करेंगे इस पे कि कितना षड्यंत्र, कितना बड़ा था, कितने बड़े पैमाने पे गेम खेला जा रहा था। बहुत भयंकर सीन है। जब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है तो मैं तो बहुत चिंतित हो गया था। मतलब टच एंड गो था, टच एंड गो, कुछ भी हो सकता था। 20-30 और सीट का ऊपर नीचे और खेल बिगड़ जाता। ये तो देवी कृपा है कि हम लोग बच गए। ये बहुत ही भयंकर दृश्य था। तो टाइमिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मोदी जी का शपथ ग्रहण, इनका पूरा प्लान फेल। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो 10 साल इन पे रिश्तों पे ताला लगा दिया था मोदी जी ने, वो तो ताला फिर चाबी गुम हो गई, वो तो ताला खुलेगा नहीं। तो इसकी चिंता ये है। और एज इट इज पाकिस्तान फकीर देश बन चुका है, पैसा कुछ है नहीं। अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जा रहा है चीन, फिर वही पुरानी कहानी, भीख मांगना, पैसे दे दो, अल्लाह के नाम दे दो, कुछ तो दो दे बाबा, तुम्हारे संतान का भला होगा। तो ये कटोरी लेके फिर वहां पहुंचेगा। और सवाल तो ये पैदा होता है कि इतना ही लोग भीख लेता है, इंटरेस्ट कहाँ लौटाता है? कभी नहीं लौटाता। लोन पर लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, इंटरेस्ट नहीं लौटाना है। मूलधन की तो बात ही छोड़ो, सूद नहीं देने के काबिल है ये। तो ये इनके तो होश उड़ गए हैं, खास्ता हो गए। तो ये बहुत चिंतित हैं। तो इन्होंने सोचा कुछ तो हम अपना मसल पावर दिखाएं, तो मसल पावर इन्होंने दिखा दिया। और मुझे बहुत दुख लगता है, छोटे बच्चों का तस्वीर देखा सोशल मीडिया। अरे राक्षसों, दरिंदों, पिशाचियों, तुम लोग थोड़ा बच्चों पे तो रहम करो। तुमको लड़ना है तो भारतीय सेना के सामने आओ, लड़ो। हिम्मत है तो हमारे सामने आओ ना। वहां तो तुम्हारी नानी मर जाती है। छोटे बच्चों पे अटैक, एक सिविलियन ड्राइव कर रहा है, उस पर गोली चला दी, तीर्थयात्री मारे गए, छोटा बच्चा मारा गया। मतलब दिल हिल जाता है। मतलब क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं। मतलब बहुत डिस्टर्ब या सर, ये तस्वीरें तो हर एक हिंदुस्तानी को बहुत मतलब दुख पहुंचा रही हैं। वो परिवार जो है, उनके साथ हम सबकी संवेदना है। लेकिन आगे क्या? इस तरह के आतंकवादी हमले को करवा कर पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखाया है कि वो अभी भी जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल नहीं होने देना चाहता। सीमा पार से ये एकदम आतंकवादी जिन्होंने ये हमला किया है, तो इनके खिलाफ तो सख्ती से एकदम निपटना पड़ेगा ना मोदी सरकार को। एकदम एकदम देखो, ये तो कंफर्म न्यूज आ गया है कि इस पूरे वारदात में 2 पाकिस्तानी एजेंट्स थे। पाकिस्तानी थे, एजेंट्स क्या, पाकिस्तानी थे। देखो, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, जैसे हमने बालाकोट किया था, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि एक और सॉलिड डोज देने की जरूरत है पाकिस्तान को।
मैनेजमेंट में हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते थे आर्मी में तो सिखाया जाता था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब है कोई फैसला लेने से पहले उसको तराजू पे तौलो, क्या क्या फायदा क्या गैर फायदा। यदि फायदा ज्यादा है तो फैसला ले लो, अगर फायदा ज्यादा है तो सोचो और कोई विकल्प है, और कोई सोल्यूशन है, नया विकल्प ढूंढो। ये हम लोग को सिखाया गया है। तो जब फायदा गैर फायदा की बात करें, यदि पाकिस्तान को हम ये समझा दें कि यदि इस तरह से आतंकवादी हरकत करेगा तो उसका गैर फायदा बहुत ज्यादा है, हेवी प्राइस है, पे करना पड़ेगा उसको। तो हो सकता है, वो तो पिशाची लोग हैं, राक्षस हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा भय हो इन लोगों को। नहीं तो ये तो मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं। कसाब भेज दिया 2008 में, जितने हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं सब पाकिस्तान इंजीनियर्ड है। दाऊद इब्राहिम को शेल्टर दे दिया पाकिस्तान में। तो ये तो मतलब मेरा अपना पूर्ण विश्वास है, मैं बहुत ही ब्लंटली बोलने जा रहा हूं, अगले बार कुछ ऐसा हरकत होता है ना, हम लोग को अपना मिसाइल सिस्टम तैनात करके पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर्स उड़ा दो, आईएसआई हेडक्वार्टर्स उड़ा दो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का घर टारगेट कर। जब इस तरह का उनके वीवीआईपी टारगेट को न्यूट्रलाइज करेंगे ना, इनकी होश उड़ जाएंगे, ये भविष्य में डेयर नहीं करेंगे, फिर वो छटंकी चवन्नी अठन्नी वाला गेम खेलेंगे। मतलब 10-12 हमारे उस बच्चे का तस्वीर देख के मैं बताऊं, मेरा खून खौल गया है, मेरा खून खौल गया, मैं बता रहा हूं। इन दरिंदों को सबक सिखाने के या सर, लेकिन अभी तक हमने देखा था कि ये लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट करते थे, लेकिन पहली बार शायद इस तरह से बस पर हमला किया गया है, जो सिविलियंस से, तीर्थयात्रियों से भरी बस पर, वो भी घात लगाकर इंतजार किया कि उस रास्ते से बस आती है, जंगल का रास्ता है। ये मतलब ये ट्रेंड अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप इस तरह से सिविलियंस को टारगेट करेंगे। ये बहुत खतरनाक विषय है। ये कावर्ड पाकिस्तान आर्मी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान सेना के सामने खड़ा हो जाए, तो ये छोटे बच्चों सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। अरे नामर्दों, तुमको हिम्मत है तो हमारे सेना के सामने आके खड़े हो, तुमको आटा दाल का भाव हम लोग बताते हैं। न्यूक्लियर पावर कहा गया था कारगिल वार में, न्यूक्लियर पावर डोमिनेटिंग हाइट्स, तुम चुपके से जाके बैठ गए, वहां से हमने तुमको खदेड़ा। और तुम लोग ऐसे गंदे कीड़े हो कि तुमने अपने जवानों का बॉडी तक लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलमान सोल्जर्स का डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, हमारे है ही नहीं। ये तो तुम्हारी लॉयल्टी है, तुम्हारे जो जवान ने तुम्हारे राष्ट्र के लिए अपना जान दिया, उसका डेड बॉडी, क्योंकि प्रूफ हो जाता कि पाकिस्तान भी तो कहती है हमारे सोल्जर है ही नहीं, ये तो आतंकी, मतलब इंडिपेंडेंट बंदे हैं, हमको नहीं मतलब इनसे। तो जो देश अपने सेना के कुर्बानी को सम्मान नहीं कर सकता, उससे क्या एक्सपेक्ट करता? तो ये इसमें इनको अब सबक सिखाने की जरूरत है। अब हथौड़ा मारने की, हथौड़ा और हथौड़ा मारने के कई तरीके हैं, तो कई ऑप्शंस हैं। या सर, डर भी तो गए ना ये, क्योंकि पीओके में भी बवाल मचा हुआ है कि हमें तो भारत में ले लो, और भारत में अभी इलेक्शंस के दौरान चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या यूपी के सीएम हो योगी आदित्यनाथ, सबने कहा कि पीओके हमारा और 6 महीने के अंदर हम उसको ले लेंगे। तो पाकिस्तान तो इससे भी डरा हुआ है ना कि अब फिर से मोदी सरकार आ गई है और पीओके को लेकर जो उनका इरादा था, वो जिस तरह से चाहते वैसे उसको काबू में कर लेंगे। तो हो सकता है इस बात को लेकर भी खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोच रही हो इस तरह की हरकतें करके। नहीं, पीओके ही क्यों, सिंध में भी समस्या हो सकती है, गिलगित बल्टिस्तान में समस्या हो सकती है, बलूचिस्तान में समस्या हो सकती है। समस्या ये सभी तो पके हुए आम हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और पीओके के लोगों ने तो विद्रोह कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत नहीं हो रही कि पीओके में आए। ये कावर्ड आर्मी, तुम अपने सिविलियंस को तो फेस नहीं कर पा रहे हो, तो इंडियन आर्मी से क्या लड़ोगे? हम लोग फैंटम आर्मी है, फैंटम, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम कारगिल वॉर में 20 डिग्री सेलिएंट पे हम लोग धावा कर देते हैं, ये हमारी फिटनेस है। तुम लोग भ्रष्ट होके बटर चिकन खा के तुम अपना पेट तो देखो, तुम क्या लड़ोगे? तुम लड़ नहीं सकते। तुम हमारे छोटे बच्चों को इस तरह से मार देते हो, हैवान लोग, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। तो पीओके महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 के तहत पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमको दिया था, उसे मर्ज किया था, उसमें तिब्बत भी था। तो ये तो हमारा है।
क्या हमको छोड़ के, भारतवर्ष को छोड़ के किसी के पास कोई कागज है जिसके आधार पर वो कह सकता है कि जम्मू कश्मीर उसका है? हमारे पास तो कागज है, हरि सिंह जी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो हम तो कानूनी मालिक हैं उसके। तो जो मालिक हैं, तुमने हेराफेरी करके हमसे ले लिया था, अब हम शक्तिशाली हैं, हम वापस ले लेंगे। सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल। ये हमारा है, हम ले लेंगे। सीधे उंगली घी निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल के हम ले लेंगे। बड़ा सिंपल लॉजिक, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं उठता है। हम किसी दूसरे का क्षेत्र नहीं ले रहे हैं, हम अपना क्षेत्र ले रहे हैं। या जी। पर सर आप ये भी तो देखिए ना कि पूरे चुनाव के दौरान वहां का एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो कभी इस पार्टी में होता है कभी उस पार्टी में होता है, सबसे आप बड़बोला नेता वहां का, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, और किस तरह से कह रहा था कि मोदी नहीं आने चाहिए, पूरे मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होंगे। तो अब देखिए मोदी तो तीसरी बार पीएम बन गए हैं, तो मिर्ची तो उनको भी लग गई होगी। वो टूल किट जो वहां से चल रहे थे वो भी तो उल्टे मुंह गिरे ना। देखो, पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसके बर्बादी का पूरा कारण माननीय मोदी जी हैं। उसको समझ में आ गया है। अब बात भी सही है। FICN, फेक नोट्स, जाली नोट के कारण पाकिस्तान में पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था। पाकिस्तान में एक मुजफ्फराबाद में फैक्ट्री था, एक और जगह फैक्ट्री था, और जाली नोट वहां प्रिंट होते थे। और ये चिदम्बरम, देशद्रोही चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उसी इटालियन फर्म से लिया प्रिंटिंग नोट जिससे पाकिस्तान लेता था। इसको पता नहीं था? तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर भी रह चुके हो, तुमको पता नहीं था? और ये पूरी साजिश थी पाकिस्तान को खुश करने की। और दबा जाली नोट बनते थे। जब मोदी जी ने नोटबंदी किया तो पूरा जो पैरेलल इकोनॉमी था ना, जो हिंदुस्तान के जाली नोट पे चल रहा था, वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया। कहा तो जाता है कि एक फैक्ट्री का मालिक रातों रात हार्ट अटैक हो गया, मर गया। वो कई हजार करोड़ का उसको झटका लगा, सदमा नहीं झेल पाया, मर गया, हार्ट अटैक। ये सच है। तो पाकिस्तान जानता है। मोदी जी ने क्या कहा था? कटोरी लेके विश्व में भीख मंगवाऊंगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है। कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कभी प्रधानमंत्री, अल्लाह के नाम दे दे, तुम्हारा पुत्रों का भला होगा, जाके सब जगह भीख। मिलता नहीं है भीख। IMF ने भी भीख देना शुरू कर दिया, बोला पुराने पैसे तो लौटा दे भाई। तो सवाल है कि वो जानते हैं। मोदी जी ने क्या कहा? टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो उन्होंने कोशिश की, ऐसा नहीं है। वाजपेयी जी की तरह मोदी जी ने भी कोशिश की। जब नवाज शरीफ के घर गए थे, उसको माँ को उनके माता को सम्मान किया, प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे। लेकिन क्या मिला हमें क्या मिला? फिर फरेब, फिर धोखा। तो भाई, काठ की हांडी कई बार नहीं चढ़ती है। बिहार में कहावत है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती। वाजपेयी जी ने चढ़ाया, जल गया हांडी। मोदी जी ने एक बार चढ़ाने की कोशिश की, जल गया। अब हम नहीं चढ़ाएंगे, अब तुमको मारेंगे, कूट कूट के मारेंगे। अब यही मोदी जी ठीक कहते हैं। किसी ने इंटरव्यूअर ने, आज से मैं कुछ दिन पहले देखा था वीडियो, एक पूछा कि पाकिस्तान के रिश्ते के साथ आपको क्या कहना है? बोला उस पे ताला लग गया है, ताला लग गया है, कोई रिश्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। तुम अपने दुनिया में रहो, हम अपने दुनिया में रहते हैं। तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई डिप्लोमेसी, कुछ नहीं, नथिंग। तुम हमारे लिए हो ही नहीं इस धरती पे, फिनिश्ड। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। अब वही नहीं, अब हमको ऑफेंसिव मूड में आने की है। इनका जो VVIP टारगेट, जैसे मैंने कहा ना, एक इंसिडेंट हमारा 10 मरे हैं, वहां 200 ठोको। पाकिस्तान आर्मी चीफ, वाइस चीफ, इनके घरों को टारगेट करो, ISI का हेडक्वार्टर्स टारगेट करो, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स टारगेट करो, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। कब तक हम ये तमाशा देखते रहेंगे? कब तक? 1947 से तमाशा देख रहे हैं। या सर आप ये देखिए ना कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें बांग्लादेश की प्रेसिडेंट भी आई थी, मोइजू भी पहुंचे हुए थे मालदीव से। तो ये सब देखकर भी तो चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी होगी। और उसके बाद ही आज दिन में ट्वीट करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बधाई दी है। बड़ी देर कर दी बधाई देने में। इस बधाई से मैं एकदम प्रभावित नहीं हूं। मरता क्या ना करता, वो समझ रहा है
एक्चुअली ये पूरा आइडिया है नवाज शरीफ का, ये शहबाज शरीफ का आइडिया नहीं है, ये नवाज शरीफ का आइडिया। नवाज शरीफ थोड़ा सा 2% कहूंगा, थोड़ा सा बुद्धिमान आदमी, 2%, 98% तो उसका भी मुश्किल ही है। वो समझता है यदि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था सुधरनी है तो हिंदुस्तान से दोस्ती और सिचुएशन नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वो समझता है इस बात। तो कैसे करो भाई? भाई 2014 में शपथ ग्रहण में, मोदी जी के शपथ ग्रहण में आया था ना, आर्मी नहीं चाहती थी कि आए। 3 महीना आर्मी ने फाइल लटका के रखा था। इमेजिन करो कैसा देश है, 3 महीना क्लियरेंस नहीं दिया था। तो वो समझता है कि पाकिस्तान का भला तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान से दोस्ती, सिचुएशन नॉर्मल हो नहीं सकता। तो उसकी व्यवस्था है। शहबाज शरीफ तो छोटा भाई, वो तो मान जाएगा, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान आर्मी? वो तो नहीं मानेगा। और यदि मान भी जाए तो मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। मैं जिंदगी में एक बार किसी को मौका दूंगा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। सेकंड टाइम नो 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 नो, कतई नहीं, मौका दूंगा ही नहीं। काट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ने दूंगा। मोदी जी कहां से कहां, देखो कितना हम्बल बैकग्राउंड से यहां तक पहुंचे हैं। और सोचो, जैसे विराट पर्व में अर्जुन ने पूरे कौरव, जिसमें भीष्म पितामह थे, कर्ण था, द्रोणाचार्य थे, अकेले फेस किया, अकेले सिंगल हैंडेडली। और एक स्मोक का जो होता है वो फेंक के सबको बेहोश कर दिया, अकेले मोदी जी। उनके खिलाफ CIA, डीप स्टेट, पाकिस्तान, चीन, हिंदुस्तान के जयचंद, फेक नैरेटिव, टकाटक पैसा जाएगा। मुस्लिम कार्ड खेला गया, 1 लाख का पैसा मुस्लिम कार्ड खेला गया। संविधान मोदी जी बदल, मतलब क्या क्या नैरेटिव। जॉर्ज सोरोस $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मोदी जी को हटाने के लिए। राजस्थान को टारगेट किया, यूपी, बिहार, मध्य और महाराष्ट्र। यहाँ पर सीट कम हुई तो मोदी जी को मेजोरिटी मिलेगा नहीं, तो खलास है कहानी। फिर ये तांडव नृत्य करके फिर वही हो जाएगा। 2G 3G स्कैम शुरू एवरी डे। आज वो शपथ लेते राहुल, कल से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता, कल सुबह से। तो ये इनको इतना बड़ा झटका लगा है, तो ये कभी सोचे नहीं थे ऐसा होगा, इसीलिए इनकी या सर इन्होंने तो पूरी ताकत झोंक दी थी ना। वो कहते हैं ना, सारे घोड़े खोल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो हम कह सकते हैं हमारा देश बाल बाल बच गया। लेकिन ये जो मोइजू को बुलाया था मालदीव्स के, सर ये आ भी गया था तो बहुत बड़ा संदेश तो चाइना को भी चला गया। देखिए, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है, मैं मतलब डेली बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी को नहीं तोलता हूं। कोई आ गया तो हम बहुत प्रसन्न हो गए, ना 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 ना, आई डोंट गेट इम्प्रेस्ड, एकदम नहीं। मैं छुटकू शतरंज के चाल से खुश नहीं होता। मैं जब किंग को शह मात देता हूं तब मैं खुश होता हूं। जब अपोनेंट के किंग को शह मात, खाली मोइजू के आने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। हाँ, एक थोड़ा सा है इंडिकेशन कि वो भी समझ रहा है कि भाई हमारा फायदा है हिंदुस्तान से दोस्ती करने, चीन से हमको लॉस ज्यादा है। ये उसकी व्यवस्था है। आज उसका टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गया है, आर्थिक व्यवस्था एकदम डमाडोल हो गई है, उसकी पॉपुलैरिटी। प्रॉब्लम है वहां पे कि 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है तो आपको पता ही है। तो ये कहानी है ना। और यही इसीलिए पाकिस्तान की बर्बादी का कारण ही यही है। बच्चों को आप इंजीनियर नहीं बनाओगे, डॉक्टर नहीं बनाओगे, इकोनॉमिस्ट नहीं बनाओगे, आप खाली बोलोगे मार दो, काट दो, ये कर दो। आप खाली मारने और काटने की बात करोगे तो आर्थिक विकास कैसे होगा? बोया पेल बबूल का तो आम कहां से होए? आम तो हो नहीं सकता है। और वही हो रहा है। तो पाकिस्तान की बर्बादी का कारण यही है, 3M, मौलवी, मदरसा, मस्जिद। और ये इस चंगुल से नहीं निकल सकते। कहानी ये है, समस्या यहाँ है। तो ये इलेक्शन जो है वो बहुत हिस्टोरिकल था। और मैं 4 जून को मैं पूरा दिन टीवी देखा हूँ, कुछ नहीं किया, पूरा दिन टीवी वॉच किया हूँ। और मेरा एंजाइटी ऊपर नीचे,
पूरा दिन एंजाइटी में रहा हूं। फिर ध्यान किया, फिर कंट्रोल किया अपने नर्व्स को, फिर मैं शांत हुआ। खैर 4:30 तक मुझे लग गया कि भैया आप 290-293 के बीच में ही खेल चल रहा है, और आधा घंटा स्टैटिक रहा, तो मैं समझ गया अब ये फिगर्स फ्रीज हो गए, अब हम सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। तब मैंने सांस ली लंबा। या पर सर ये भी तो देखिए ना, आपकी इस बार के चुनाव में आप ऐतिहासिक बता रहे हैं कि 3-3 ऐसे लोग चुनकर आ गए हैं जिन पे यूएपीए और एनएसए लगा हुआ है। आप याद कीजिए अमृतपाल सिंह, वो जो खालिस्तानी आतंकवादी जो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, वो चुनकर आ गया है, और आज उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उसको कुछ देर की अंतरिम बेल मिल जाए ताकि वो शपथ ग्रहण कर सके संसद में। सोचिए सर किस लेवल, तो ये हो क्या रहा है। एकदम नहीं देना चाहिए इंटरिम बेल। जुडिशरी से मैं अपील करता हूं। मुझे आज मैं सुबह से इसी विषय पे चिंतन कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, मेरे सोच के बियॉन्ड, मेरे समझ में नहीं आता। एक आदमी जो आतंकी है अमृतपाल सिंह, एक आदमी जो जिसको जेल में डाल दिया गया है, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। बिल्कुल। मैं इलेक्शन कमीशन के बॉस से पूछ रहा हूं, भैया आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आपके पास पावर है ना, इस्तेमाल करो ना पावर को। आप कर क्या रहे हो। वो इलेक्शन लड़ा क्यों और कैसे लड़ा, और जीत गया। मतलब हैवी मनी पावर इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे पंजाब में जीत गया, पैसे झोंक के, वही सिस्टम है। प्रॉब्लम यहाँ के भारतवासियों के साथ भी है ना, जो अपना ईमान, राष्ट्रभक्ति 2000 रुपया में एक विस्की बॉटल पे बेच देते हैं। यही तो समस्या तो यही है। एक विस्की बॉटल और 2000 रुपया बिक गए, 5 साल के लिए बिक गए। ये तो कहानी है। अमृतपाल सिंह इंसिडेंट बहुत डिस्टर्बिंग। या सर अमृतपाल तो आप सोचिए ना कि डूगर साहब से खड़ा हुआ, वहां पे सारे जो कट्टरपंथी उन्होंने उसको वोट डाला, वो जीत गया। फिर आप बारामूला से देखिए इंजीनियर रशीदी, वो जो आतंकवादी है, जो टेरर फंडिंग के आरोप में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी जीत गया। उसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। अब कल को वो भी एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में कि मुझे भी संसद में शपथ दी जाए। तो आप सोचिए कि इन लोगों को तो पहले लेवल पर ही रोक दिया जाना चाहिए था कि इतने गंभीर आरोप है इनके ऊपर, ये कतई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो पूरे के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का तमाशा बना दिया। जब मैं स्कूल में था तो एक किताब पढ़ा था जूलियस सीजर, उसमें एक डायलॉग है, उसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विथ अस, द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विथ अस। यह दोष हम लोग दोषी हैं, हम लोग दोषी हैं। अयोध्या के लिए मोदी ने क्या क्या नहीं किया, कहां से कहां ले गए, और बीजेपी कैंडिडेट हार गया फैजाबाद से। वाह रे हिंदू, प्रणाम करता। कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक बार उठ के अपना खा पी लेता था, तुम 500 साल से सो रहे हो, और सो और सो। जिस दिन तलवार चलेगी ना गर्दन पे, तब पता चलेगा। इस देश का, मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, आप तुरंत अमृतपाल सिंह का और वो जो इंजीनियर है उसका इलेक्शन कैंसिल कीजिए। वो जेल में है क्यों? क्या भगत सिंह है? देश के हित में वो अपना कुर्बानी दे के वहां पहुंचा है, और उसका क्राइम तो कंफर्म्ड है। तो कैसे इलेक्शन फाइट कर सकता है? तो दूसरा कदम है लड़के जीतना, वो तो छोड़ो, लोग तो बिक रहे हैं, कर दिया कुछ खालिस्तानियों ने, उसको जिता दिया। वो इलेक्शन लड़ा कैसे? मेरा पहला प्रश्न तो ये है। जुडिशरी क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मेरा पहला प्रश्न तो ये है, व्हाट आर दे डूइंग? सुओ मोटो तो बहुत चीज का और कॉग्निशन ले लेते हैं, इसमें क्यों नहीं लिया? ये समस्या यहां है जो, और ये समस्या बहुत गंभीर है। आज वो इंजीनियर जो है बना है, कल को 10 और बनेंगे, 20 बनेंगे, कैसे रोकिएगा? वो तो कोर्ट चला जाएगा। तो इंजीनियर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैंने तो खाली आतंक किया था, कौन सा गुनाह कर दिया? ये खेल है। और जब तक ऐसे, मेरे तो एक और मेरे सुबह में ख्याल आया अंजू, बड़ा
मतलब ख्याल पता नहीं, आप ही तराजू पे तौलो कि कितना मैं सही हूं, कितना गलत हूं। इस देश में एक सर्वे होना चाहिए, कौन देश के लिए खतरा पैदा करते हैं, कौन देश का हित करते हैं, कौन देशद्रोही है और कौन शांति प्रिय नहीं है। एक सर्वे होना चाहिए, और जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं, जो नहीं है राष्ट्र के हित में, उठा के फेंको, थ्रो देम आउट ऑफ दिस कंट्री, जस्ट उठा के फेंको। नहीं चलेगा, नहीं रह सकते। ये अशांति करते हैं, इनके कारण अशांति करते हैं हम, इनके कारण छोटे बच्चे हमारे मर जाते हैं। क्या क्या ये लोग करते हैं या सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जमात है जो भारत के पक्ष में नहीं है, देश के पक्ष में बातें नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के फेक नैरेटिव चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिनको समर्थन मिलता है सीमा पार से, ऐसे लगता है कि वहाँ सीमा पार के लोग उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, जो विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। अगर ये सब खत्म हो गया था तो वो चुनाव जीत कर आ कैसे गए? आज वो 99 सीटें मिलने पर छाती पीट रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। 3 दिन से नगाड़े बज रहे थे मुख्यालय पर, वो किस लिए बज रहे थे? तब तो ईवीएम भी खराब नहीं हुई, तब तो लोकतंत्र सुरक्षित रहा। लेकिन आप बंगाल में देखो ना, किस तरह से डरा धमकाकर ममता बनर्जी ने लोगों को मजबूर किया कि वो उनके पक्ष में ही वोट करें। देखो, हम सब जानते हैं कि बंगाल की हालत बहुत खराब, बहुत ही बुरी हालत है। जो दादागिरी कम्युनिस्ट पार्टी करता था, वही दादागिरी ममता कर रही है, और मैक्सिमम उसके कम्युनिस्ट पार्टी के सब मैक्सिमम कैडर शिफ्ट हो गए हैं, लॉयल्टी उन्होंने दे दिया है ममता। वक्त आ गया है ममता पे एक बहुत कड़ा फैसला लेने का, वक्त आ गया है। मेरा इशारा आप समझ रही, कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। आप जितना अगले को स्पेस दीजिएगा ना, उतना वो मनमानी करेगा, उतना मनमानी करेगा। जब आप बोलेंगे कि शक्ति परीक्षण हो जाए, तब बोलती रहती है ना ममता, खेला होबे, खेला होबे। अब उसके साथ भी तो कुछ खेला होना चाहिए ना। और मैं कानूनी प्रतिक्रिया से बोल रहा हूँ, खेला होबे होना चाहिए, कानूनी दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है इस विषय पे कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करता है तो क्या होना चाहिए उस मुख्यमंत्री के साथ। संविधान बहुत साफ है, पर संविधान में तो कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। या सर अब आपको जिस तरीके से सरकार बनी है, मतलब उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी समर्थन दे रही है, और हमने देखा टीडीपी भी साथ में है, और कुछ निर्दलीय भी है, तो आपको लग रहा है कि अब ये सरकार स्टेबल तरीके से काम करेगी और 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल करेगी? 100% नहीं, 2000%। 100% नहीं, 2000% बोल रहा हूं। कोई टच नहीं कर सकता माननीय मोदी जी को, सवाल नहीं पैदा होता है। वो उस मिट्टी के नहीं है। लोगों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, एक दो सो कॉल्ड चैंपियन टीवी पे बोलना शुरू कर दिए कि मोदी जी अंडर दबाव में रहेंगे, एक्सप्लॉयटेशन होगा, कठोर फैसला नहीं ले पाएंगे। ऑल बकवास, ट्रैश, जीरो। मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। वो एक साधु हैं, क्या कर लोगे उनका? एक झूला उठाएंगे, चल जाएंगे हिमालय में, जहां से वो आए साधना करते करते। प्रभु ने भेजा ना उनको, उनको क्या न बीवी न बच्चे, कुछ नहीं। किसके लिए करना है? गुस्सा आएगा उठा के चल देंगे, फिर देश रोते रहना यहाँ पे। तो सवाल नहीं पैदा होता है कि मोदी जी दबाव में रहेंगे, सवाल नहीं पैदा होता है कि वो कठिन फैसला नहीं लेंगे, सवाल नहीं पैदा होता है कि वो राष्ट्र हित में फैसला नहीं लेंगे, सवाल नहीं पैदा होता है कि कोई उनको ब्लैकमेल कर दे। कितना भी सीट उसके पास हो, नो क्वेश्चन, सवाल नहीं पैदा होता है। और पॉलिटिक्स में उनको कोई पॉलिटिक्स सिखा नहीं सकता। 3 बार मुख्यमंत्री और तीसरा बार प्रधानमंत्री, बहुत घाट का पानी पिया है उन्हें, बहुत। वो जानते हैं कि चाल कैसे खेलना है। अभी तो 10 ही जुड़े हैं ना भाई, अभी 10 ही जुड़े हैं, 303 पहुंच गए ना। अभी आगे आगे खेल देखिए क्या होता है। आगे आगे अपना घर तो बचा लो भाई, अपना घर बचा लो आप। सर वो इंडिया अलायंस जो सोच रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, मतलब
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हम सरकार बना सकते हैं, हम सोच रहे हैं। सर आप सोच लीजिए कि 99 सीटें लाने वाला भी सोच रहा है कि मैं सरकार बना सकता हूँ। तो आपने तो उनको और डरा दिया कि अपना कुनबा बचा लो भाई, सेंधमारी हो रही है चारों तरफ से। एक बिहार में हम जो बचपन थे तो कहा जाता था, पता नहीं बाकी राज्यों में होगा कि नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सर सब जगह ही है। हाँ, तो अरे हम तो खाली जो बचपन में सुना, उसके बाद तो सेना में चले गए, सैनिक स्कूल चले गए वगैरह वगैरह, तो हम तो बस सिविल सोसाइटी से कट ऑफ हो गए। बचपन में सुनते थे गांव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सपने देखने में कोई बुरा नहीं, देखो भाई देखो, लेकिन सत्य से परे है। मैं गारंटी देता हूं, एक कागज में लिख लो डेट एंड टाइम कि मैंने बोला है, इस जीवन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये आप पे पहले भी मेरे प्रोग्राम में बोला था। हाँ, नहीं बन सकता। अब मेरा श्राप है उसको, ये मेरा श्राप कभी झूठा नहीं होता। मेरा श्राप है राहुल, राष्ट्र भक्ति करो यार, मेरिट पे बनो, भारत माता का इज्जत सुरक्षित करो। तुम कहां कहां भटकते रहते हो, सत्ता के लिए कहां कहां कंप्रोमाइज कर रहे हो, कैसे चलेगा? फिर भी नहीं मिली सत्ता सर। फिर भी कैसे मिलेगी? इतने पापड़ बेलने के बाद भी नहीं मिली। अंजू, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद नहीं है तो कैसे बनोगे? मां दुर्गा का आशीर्वाद है तो कैसे बनोगे? भगवान राम का आशीर्वाद नहीं है तो कैसे बनोगे? नहीं बन सकते। बिना सर पाकिस्तान ने जो हरकत की है, नापाक हरकत की है कल रविवार के दिन जब शपथ ग्रहण से पहले, उसको लेकर तो पाकिस्तान भी डरा होगा, क्योंकि उनको पता है कि भारत अब पहला वाला तो है नहीं। 10 साल से वो देख रहे हैं भारत के तेवर, और पीएम मोदी के तेवर अब और ज्यादा तीखे हैं। कल अमित शाह ने भी कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो डरा तो होगा पाकिस्तान इस वक्त? नहीं, डरा तो होगा पक्का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डरने का थोड़ा सा जो डोज है ना, वो बढ़ा दिया जाए। यदि 1 मिलीग्राम है तो 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन देने की जरूरत है। और जो जो टारगेट का मैंने व्याख्या किया शुरू में, उस वीवीआईपी को टारगेट किया जाए। तब देखता हूं अगला बार ये कैसे हरकत करते हैं। और डिप्लोमेटिकली या बैकडोर चैनल से संदेश दिया जाए, तू ये करेगा तो ये होगा, बोल दे, तैयार हो जा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे अमेरिका आ जाए बीच में, कोई देश आ जाए, किसी का नहीं सुनना है, हमने इंप्लीमेंट करना है अपना डिसीजन, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। मोदी सरकार तीसरी बार आ गई है। पाकिस्तान ने जो भी नापाक हरकत कल की है, जिस तरह से तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठंडी रखकर खीर को खाते हैं। तो रिएक्शन तो होगा, आज होगा या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, लेकिन पाकिस्तान को भुगतना जरूर पड़ेगा। सर, इस विषय पर आपने विस्तार से चर्चा की, मेरे दर्शकों को अहम जानकारी दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। भारत माता की जय हो अंजू, और जय श्री राम।